नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानदीप चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान के और रसायन विज्ञान के फिजिक्स और केमिस्ट्री के कुछ ऑब्जेक्ट्स किए थे। अब हम देखेंगे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी और पर्यावरण इन्वायरमेंट के कुछ प्रश्न। ये सभी प्रश्नों का स्तर बहुत ही सरल है और ये उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो विज्ञान क्षेत्र से बिलोंग नहीं करते हैं, साइंस फील्ड के नहीं हैं, जिनका विषय 11th 12th क्लास में आ रहा है। अभी जो हिंदी साहित्य की परीक्षा बीए एमए कर चुके हैं, तो उनके लिए जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, उस दृष्टि से ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। अभी केवल हम शुरुआती समय में सबसे सरल स्तर के प्रश्न ले रहे हैं। पहला प्रश्न है यानी कि प्रश्न क्रमांक 61, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि यानी ग्लैंड। ए पीयूष ग्रंथि, बी अग्नाशय, इसे हम पैंक्रियास भी कहते हैं, सी थायराइड, डी यकृत, लिवर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। ठीक है, उत्तर मैंने लिख दिया है जिससे आप जल्दी से हल करके आगे बढ़ सकें अगर आपको टाइम कम है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत या लीवर? क्लियर है? एक चीज ध्यान में रखें, जो पीयूष ग्रंथि है हमारे मस्तिष्क में है, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि और इसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अग्नाशय को प्रश्न पूछा जाए तो इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, मिश्रित। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तरीके की एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है। और सेकंड नंबर पे है, सबसे बड़ी है यकृत और दूसरे नंबर पे आती है पैंक्रियास अग्नाशय। प्रश्न क्रमांक 62, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ए रेडियस, बी अल्ना, सी फीमर, डी टिबिया। सही उत्तर विकल्प सी फीमर। फीमर जो हमारे जांग की हड्डी होती है, ठीक है, उसे ही कहते हैं हम क्या, फीमर। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 63, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए मैलियस, बी इंकस, सी स्टेपिस, डी पटेला। सही उत्तर है विकल्प सी स्टेपिस। आपने पढ़ा होगा कान की अंदर ही हड्डी तीनों होती हैं, मैलियस, इंकस, स्टेपिस, लेकिन सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपिस। तीनों हड्डियां कान के अंदर होती हैं, ध्यान रखें, मैलियस, इंकस, स्टेपिस। पटेला तो अलग होता है, हमारा जो घुटना होता है, घुटने में जो कटोरी होती है जैसे नी कैप कहते हैं, उस वाली हड्डी को हम पेटला या पटेला कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 64, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? ठीक है, कोशिका का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा का घर। ए गोल्जिका, बी लाइसोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। सही उत्तर है विकल्प सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। और लाइसोसोम, लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग यानी कि आत्महत्या करने वाली थैली, सुसाइड बैग। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्लियर है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए प्रोटीन की फैक्ट्री, तो राइबोसोम को। चलो, ये प्रश्न यहाँ पर आएगी, हमने पढ़ लिया। प्रोटीन की फैक्ट्री कोशिका के किस भाग को कहा जाता है? ए लाइसोसोम, बी राइबोसोम, सी सेंट्रोसोम, डी केंद्रक। बी राइबोसोम हमने ऑलरेडी बता दिया है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ठीक है, पहले भी प्रश्न हो चुका है। ए एड्रिनल ग्लैंड, बी थायराइड, सी पीयूष ग्रंथि, डी अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि को कहते हैं हम मास्टर ग्लैंड और ये हमारे मस्तिष्क में होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न क्रमांक 67, 67, इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? ए यकृत, बी प्लीहा, सी पित्ताशय, डी अग्नाशय। तो सही उत्तर है इसका अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन। अग्नाशय जो अभी हमने पढ़ा था पैंक्रियास कहते हैं इसको हम। ठीक है, 3 तरह के स्राव होते हैं इसमें से, इंसुलिन का, ग्लूकागॉन का और सोमेटोस्टेटिन का। ठीक है, इंसुलिन जो हमारे डायबिटीज हो जाता है
इसी की वजह से प्रभावित होता है। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 68, इंसुलिन की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट कोच, बी एडवर्ड जेनर, सी बैटिंग और बेस्टो, डी रोनाल्ड रॉस। सही उत्तर है इसका विकल्प सी, बैटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? जो चेचक होती है स्मॉल पॉक्स, उसके टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, इसलिए इनको इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक है, इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा का जो होता है उसका अध्ययन होता है, उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं। उसका जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। और स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के टीके की खोज की थी। और रॉबर्ट कोच ने क्या किया था? टीबी, जो टीबी होता है ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग और हैजा, ठीक है, इनके जीवाणु की, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। ये चीज़ें भी याद रखें। रोनाल्ड रॉस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। इन्होंने क्या किया था? जो मलेरिया परजीवी होता है, मलेरिया पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम होता है, उसके चक्र होता है, मॉस्किटो साइकिल, ठीक है, मच्छर चक्र। 12th क्लास में ये आप पढ़ेंगे, अगर आप साइंस फील्ड के होंगे उसमें दिया है। तो उसके जनक हैं, उसकी खोज किस करता कौन है? रोनाल्ड रॉस, मच्छर की लाइफ साइकिल के। ठीक है, इसका ध्यान रखें, बैटिंग और बेस्ट इंसुलिन की खोज। प्रश्न क्रमांक 69 कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की हैं? ये यकृत, बी अग्नाशय, सी थायराइड, डी थाइमस। तो मैंने बता चुका हूँ पहले भी, अग्नाशय दोनों प्रकार की है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। प्रश्न क्रमांक 70 मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष यानी कि चैम्बर्स। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। जो कितने होते हैं? 4 होते हैं। सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, मानव हृदय के आप पढ़ेंगे, वेंट्रिकल, ऑडिकल होते हैं, ये सब निलाए। ठीक है, अब आगे, और जो मछलियाँ होती हैं, ध्यान रखें, मछलियों में 2 होते हैं। जनरल मछलियों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फिश में 2, और 3 ज़्यादातर पाए जाते हैं उभयचरों में, जैसे कि मेढक है, सरीसृप है, रेप्टाइल्स होते हैं जो सरीसृप, सांप, छिपकली। ठीक है, इनके हृदय में होते 3 कक्ष। जो मगरमच्छ है ये भी इसमें आता है, लेकिन उसमें 4 होते हैं, ये ध्यान रखें, अपवाद भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये अपवाद जरूर पूछ लेते हैं। मगरमच्छ के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, मनुष्य के में होते हैं 4। सी सही उत्तर है। क्लियर है? आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 71 पीलिया यानी कि जॉन्डिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सरल प्रश्न है। ये हृदय, बी फेफड़े, सी यकृत, डी वृक्क किडनी। कौन होता है प्रभावित? सी यकृत, लीवर प्रभावित होता है। ठीक है, पीलिया की वजह से, जो पीलिया होता है उसकी वजह से हमारे जो ब्लड है, ठीक है, रक्त है, उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है? बिलीरुबिन। ठीक है, बिलीरुबिन। ठीक है, इसका स्तर बढ़ जाता है, इसी की वजह से आपने देखा होगा शरीर का जो रंग है पीला पड़ने लगता है। प्रश्न क्रमांक 72 टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये यकृत, बी आंतें, सी मस्तिष्क, डी फेफड़े। तो कौन प्रभावित होता है? हमारी आंतें प्रभावित होती हैं, बी इसका सही उत्तर है। आंतें यानी कि हमारे इंटेस्टाइन। इसलिए जो टाइफाइड है इसको आंत्र ज्वर भी कहते हैं, यानी आंत का बुखार। इंग्लिश में कहते हैं इसको एंट्रिक फीवर। ज़्यादातर कैसे होता है? गंदे पानी या खाने की वजह से। हम बाहर कहीं भी नाश्ता वगैरह करते हैं, खाना खाते हैं, और पानी जो पीते हैं गंदा होता है, उसकी वजह से हमें टाइफाइड हो जाता है। तो जब भी आप बाहर कुछ खाए पिए, पानी अपना साथ में रखें, या मिनरल वाटर खरीद कर ही कुछ खाएं पिए। ठीक है, जो खाना बनता है उसका पानी तो जो डला है वो आगे की वजह से, गर्मी की वजह से गर्म हो जाता है, बॉयल हो जाता है, दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो पानी आप पीते हैं उसमें वजह से आप बीमार पड़ जाते हैं, टाइफाइड आपको हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 73 टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। ए कैरोटीन, बी एंथोसायनिन,
सी लाइकोपिन, डी कैप्सिनिन। सही उत्तर इसका लाइकोपिन। ठीक है, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। एक चीज ध्यान में रखें, कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन आप कैरेट से याद कर लें। ठीक है, आपने पढ़ा हो कैरेट यानी कि गाजर। ठीक है, तो कैरोट, कैरोटीन ऐसे नाम उसी की वजह से बड़ा। तो कैरोटीन की वजह से जो गाजर का रंग होता है, ठीक है, जो गाजर का रंग होता है लाल, पीला, ठीक है, और कैसे नारंगी कलर की गाजर भी रहती है। ये सभी रंग किसकी वजह से होते हैं? गाजर में कैरोटीन की वजह से। ठीक है, कैरेट के रंग कैरोटीन की वजह से। एंथोसाइनिन। ठीक है, एंथोसाइनिन का जो जो सेब है हमारा, एप्पल है, जामुन है, और प्याज, जो लाल प्याज हमारी, उसका रंग एंथोसाइनिन की वजह से होता है। लाइकोपिन का लाल रंग टमाटर की वजह से। और कैप्सिलिन ये अलग चीज है। कैप्सिलिन क्या है? मिर्च का तीखापन इसकी वजह से होता है, मिर्च का तीखापन। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 74 आ गया। मैंने बता दिया गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? ठीक है, कैरोटीन के कारण। ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, लाइकोपिन टमाटर, क्लोरोफिल पत्तियों का हरा रंग होता है। प्रश्न क्रमांक 75, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ए लुई पाश्चर, बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी एडवर्ड जेनर, डी जोनास साल्क। ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी इसका सही उत्तर है। लुईस पाश्चर ने क्या किया था? ये बहुत ध्यान देने की बात है। रेबीज का टीका, जो आपने देखा कुत्ता काटने के बाद इंजेक्शन लगवाते हैं, रेबीज का टीका। ठीक है, कुत्ता बल्कि कोई भी जानवर, बिल्ली हो, ठीक है, कोई भी जानवर काट ले, भले चूहा हो, तो भी रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इसकी खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। और जोनास साल्क बहुत ही अच्छे और महान दयालु वैज्ञानिक थे। इन्होंने पोलियो का टीका बनाया था। पोलियो का टीका। ठीक है, और जो पोलियो की एक और दवाई थी जिससे आप ओरल लेते थे, ड्रॉप जो बनी थी बाद में, वो दूसरे वैज्ञानिक ने बनाई थी। वो थे अल्बर्ट अल्बर्ट साबिन। ये भी याद रखें। ठीक है, अल्बर्ट साबिन ने पोलियो की ड्रॉप और पोलियो का जो टीका है, वैक्सीन है, वो जोनास साल्क ने बनाया था। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। प्रश्न क्रमांक 76, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ए विलियम हार्वे, बी कार्ल लैंडस्टीनर, सी रॉबर्ट हुक, डी ल्यूवेन हॉक। सही उत्तर इसका विकल्प बी। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। बहुत ही बड़ी खोज थी ये। विलियम हार्वे ने क्या बताया था? जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, रक्त का परिसंचरण, ठीक है, बॉडी में, उसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। रॉबर्ट हुक को आप पता ही होगा, कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। ठीक है, सर नहीं पूछता है लेकिन बहुत जरूरी है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में। लेकिन जो उन्होंने देखा था, एक और था ल्यूवन हॉक, उन्होंने भी की थी सेल की खोज, सेल वॉल की। ठीक है, आगे देखें, ये ल्यूवन हॉक। ठीक है, इनको कहते हैं हम जीवित सेल। एक तरीके से जीवित कोशिका या सेल और जीवाणु की खोज किसने? ल्यूवन हॉक ने। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा है? ए प्लस, बी ओ प्लस, सी ए बी निगेटिव, डी ओ नेगेटिव। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है वो? सर्वदाता यानी कि जो सबको अपना ब्लड दे सकता है, वो रक्त समूह कौन सा होता है? ठीक है, सही उत्तर है विकल्प डी ओ नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, कोई एंटीजन, एंटीजन हमारा होते हैं ए और बी, ये, और जो आर एच फैक्टर है, ए भी इस ब्लड में नहीं होता, इसलिए ये ब्लड ओ नेगेटिव वाला
किसी को भी दिया जा सकता है। क्लियर? आगे देखें। सर्वग्राही यूनिवर्सल रिसिपिएंट रक्त समूह कौन सा है? कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है? ठीक है, तो ए है ए प्लस, बी ए प्लस, सी ए बी प्लस, डी ओ प्लस। इसका सही उत्तर है ए बी प्लस। ठीक है, यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है उसे कोई चिंता की जरूरत नहीं है, आराम से किसी का भी ब्लड उसके लिए चढ़ा दो, क्योंकि इसमें दोनों एंटीजन होते हैं, ए और बी और आर एच फैक्टर। ठीक है, और जो यूनिवर्सल डोनर था इसका इसमें अपोजिट होता है, विपरीत होता है। प्रश्न क्रमांक 79, रक्त का थप्पा ब्लड क्लॉट जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ठीक है, विटामिन कौन सा सहायक होता है? ए है विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन के, डी विटामिन डी। तो कौन सा होता है? विकल्प सी विटामिन के। विटामिन के हमारा रक्त का थक्का है उसकी जमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन ए का पढ़ा होगा, आंखों की रोशनी के लिए, इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी आप जानते होंगे, इसकी कमी की वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, मनुष्य की जो रोग प्रतिरक्षा तंत्र है एनिमल्स की, सबकी विटामिन सी की वजह से होती है। और विटामिन डी को आप जानते हैं, कैल्शियम का अवशोषण इसकी वजह से होता है। प्रश्न क्रमांक 80, कौन से विटामिन जल में घुलनशील वाटर सोल्यूबल होते हैं? अच्छा प्रश्न है। ए है विटामिन ए और डी, बी विटामिन बी और सी, सी विटामिन ई और के, डी विटामिन ए और सी। सही उत्तर विकल्प बी विटामिन बी और सी। ठीक है, विटामिन बी और सी कौन होते हैं? जल में घुलनशील। इसका आप शॉर्ट रूप से याद कर लें। ठीक है, जो विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब फैट में वसा में घुलते हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी की जो बी और सी बचे हैं किस में घुलेंगे? जल में, पानी में। ए डी ई का शॉर्ट फॉर्म आप याद कर लें, कीड़ा, के ई डी ए, कीड़ा। बस कीड़ा का आप याद रखें, कीड़ा। कीड़ा किस में घुलनशील होता है? वसा में, फैट में। ठीक है, और बी और सी बचे, विटामिन बी ग्रुप है और सी है, ये सब जल में घुलनशील होते हैं। इसलिए जो ए वाले विटामिन हैं, डॉक्टर इनकी दवाई जो आप लो डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बाहर नहीं निकलते हैं, हमारे बॉडी से फिर ज़्यादा हो जाते हैं। और विटामिन बी और सी है, ये मूत्र के द्वारा, हमारे यूरिन के द्वारा अगर इसकी मात्रा शरीर में जाना है तो बाहर निकल जाते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है? सरल प्रश्न है। ए है विटामिन ए, बी विटामिन बी वन, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। सही उत्तर है विकल्प ए विटामिन ए। प्रश्न क्रमांक 82, विटामिन ई टोकोफेरोल की कमी से कौन सा रोग होता है? सी है रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी जनन क्षमता में कमी यानी बांझपन, डी बेरी। ये अच्छा प्रश्न है। विटामिन ई टोकोफेरोल की कमी से कौन सा रोग होता है? विकल्प सी जनन क्षमता में कमी, बांझपन। सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 83, पीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? ए पोलियो, बी खसरा, सी तपेदिक टीबी, डी टेटनेस। ठीक है, तो जो बीसीजी का पहले फुल फॉर्म देख लें आप। इसका फुल फॉर्म होता है बी से बैसिलस, ठीक है, सी से कार्मेट, बैसिलस कार्मेट, और ग्वेरिन। ठीक है, जी यू ई आर आई एन, ग्वेरिन। ठीक है, बैसिलस कार्मेट ग्वेरिन, ये भी अगर पूछ लिया जाए तो इसका टीका दिया जाता है किसके लिए? तपेदिक, टीबी से बचने के लिए। ठीक है, पोलियो के लिए क्या देते हैं? ओरल पोलियो वैक्सीन, जो पोलियो ड्रॉप पिलाते हैं इसको ओपीवी कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ओपीवी। और टिटनेस के लिए जो टीका लगता है उसका नाम है डीपीटी, कंफ्यूज नहीं होना है, वो है डीपीटी। ठीक है, डी से होता है डिप्थीरिया, ये भी बीमारी होती है।
डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस। ठीक है, इन तीनों से बचाता है कौन? डीपीटी का टीका। ठीक है, तो बीसीजी, डीपीटी, ये सभी टीके बच्चों के लिए भी लगना बहुत जरूरी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 84, एलाइजा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? ठीक है, एलाइजा या एलिसा, ELISA। ए है कैंसर, बी एड्स, सी टीबी, डी मलेरिया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी एड्स। ठीक है, एड्स के टेस्ट के लिए एलाइजा टेस्ट होता है और इसका जो फुल फॉर्म है वो भी याद रखें। इसकी फुल फॉर्म होती है इसे एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। ठीक है, एक बार देख लेना आप नेट पे भी, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉल्वेंट एसे। ठीक है, एलाइजा। क्लियर है? कैंसर के लिए क्या करते हैं? बायोप्सी करते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको कैंसर हो रहा है उस जगह का टिश्यू निकाल के बायोप्सी की जाती है। टीबी के लिए जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं मॉनटॉक्स टेस्ट। ठीक है, मॉनटॉक्स टेस्ट। मलेरिया के लिए होता है ब्लड स्मीयर टेस्ट। क्लियर? प्रश्न क्रमांक 85, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ए अनुमस्तिष्क, बी मेडुला ऑब्लोंगेटा, सी प्रमस्तिष्क, डी हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो मनुष्य का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो प्रमस्तिष्क होता है, सेरिब्रम होता है, हमारे आगे का भाग होता है मस्तिष्क का। सी इसका सही उत्तर है। अनुमस्तिष्क जो सेरिबेलम है हमारे ब्रेन के पीछे की ओर होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? बैलेंस बनाने का, हमारी जो बॉडी है उसको बैलेंस, ठीक है, संतुलन बनाने का काम करता है सेरिबेलम। ठीक है, जब आपने देखा लोग ड्रिंक कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं, तो मस्तिष्क का यही भाग प्रभावित होता है। क्लियर? मेडुला ऑब्लोंगेटा ये बहुत ही मस्तिष्क का जरूरी भाग है। इसकी वजह से कैसी क्रियाएं, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, सांस लेना, हृदय की जो धड़कन है, हृदय का धड़कना, ये सभी क्रियाओं को ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, हाइपोथैलेमस हमें जो भूख, प्यास, ठीक है, और तापमान, शरीर का तापमान है, इस सब की रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। क्लियर है? प्रश्न क्रमांक 86, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये हृदय, बी यकृत, सी वृक्क, डी मस्तिष्क। ठीक है, अल्जाइमर प्रभावित करता है हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को। अल्जाइमर को इंग्लिश में जो रोग हो जाता है उससे भूलने की बीमारी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिमेंशिया। ठीक है, डिमेंशिया ज़्यादा आपने देखा होगा, बहुत से लोग जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनको ये दिक्कत होने लगती है। ठीक है, कई बार वो चीज़ें, कुछ सामान रख देंगे उसको भी भूल जाएंगे कहाँ जाना है। फिर और ज़्यादा ये होता है वो परिवार जनों के नाम, चेहरा पहचानने भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो उम्र के साथ कई लोग आपने देखा होगा घर परिवार में झल्लाते हैं, आपको इतने समझ में नहीं आता है, ये काम नहीं किया आपने, ये नहीं कर पाए, चीज़ रखी थी आपको पता नहीं है, लेकिन वो नहीं जानते कि धीरे धीरे वो डिमेंशिया के शिकार हो रहे हैं उम्र बढ़ने के साथ, क्योंकि जो मस्तिष्क है उसकी कोशिकाएं होती हैं, सेल्स वो नष्ट होने लगते हैं। और एक बार हमारे मस्तिष्क की सेल्स नष्ट हो जाएं तो दोबारा वो बनती नहीं है। शरीर में सभी जगह की सेल्स बन जाती हैं पर मस्तिष्क की नहीं बनती हैं। इसलिए बोलते हैं जब आप बाइक वगैरह चलाओ, कुछ भी चलाएं, तो हेलमेट ज़रूरी होता है, यानी कि सर की सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इसकी जो सेल्स एक बार नष्ट हो गई ना, वो दोबारा रिकवर नहीं हो, बनती नहीं है। ठीक है, जितनी सेल्स मस्तिष्क का भाग चोट पहुंची, सेल्स नष्ट हो गई, वो नष्ट हो जाएंगी। फिर बाकी का जितनी मेमोरी आप स्टोर करना, कुछ भी काम करना है, जितना मस्तिष्क आपका बचा है उतने में ही आपको करनी पड़ेगी। यानी कि माना कि आपका पहले 1 GB का मेमोरी कार्ड था, ठीक है, इसमें आपकी इंफॉर्मेशन अच्छे से भरी थी सब, ठीक है, आपकी जो डिवाइस है, आपका ब्रेन है अच्छे से काम कर रहा था, ठीक है,
कुछ खाली भी रखा था आगे की चीज़ों के लिए 500 एमबी। ठीक है, अब क्या हुआ, एक्सीडेंट की वजह से जो आपकी सेल्स हैं, जो 1 जीबी की मेमोरी है, वो कितनी बची, 500 एमबी की बची। क्लियर? अब क्या करना है आपको, इसमें तो इतना खाली था 500 एमबी, अब 500 एमबी में आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, वही रखनी पड़ेगी। ठीक है? और खाली के लिए अब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, दिक्कत करेगा मेमोरी कार्ड आपका। तो जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी भरेगा, खाली कम छोड़ेगा, इसकी वजह से इसको क्या होगी, दिक्कत होगी, इस पर लोड बढ़ेगा। ठीक है? इसलिए हेलमेट बहुत ज़रूर है पहनना बाइक पर। क्वेश्चन क्रमांक 87 देखें, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ए हृदय, बी मस्तिष्क, सी मांसपेशियां, डी फेफड़े। ठीक है, तो इस चीज का सही नाम है, पूरा फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉन इंसेफेलोग्राम। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये भी जरूरी है आपको। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो है, ठीक, इलेक्ट्रो यानी कि लाइट से, ठीक है, इलेक्ट्रो, फिर है ई एन, ठीक है, सी ई पी एच ए एल ओ जी आर ए एम। ठीक है, ऐसे याद कर लें आप तोड़ तोड़ के, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। क्लियर है, ये ई है। तो ईईजी का प्रयोग किस गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क भी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर जो जांच करते हैं, आपको जो सर होता है, आपके सर पे इस तरीके की चीज़ें चिपका देते हैं, बहुत से तार निकले हुए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और फिर वो कंप्यूटर पे बैठ के आपकी मस्तिष्क की क्रियाएं देखते हैं, आपको आंखें बंद करने को कहते हैं, फिर आपके चेहरे पे स्लाइड भी डाली जाती हैं। ठीक है, तो फिर आपके ब्रेन में जो हलचल हो रही है, इसको वो कंप्यूटर पे रिकॉर्ड करते हैं और उसको देखते हैं। इसी को कहते हैं हम ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अब है ईसीजी। ठीक है, ये ईईजी अलग है, कंफ्यूजिंग होना है, ये है ईसीजी, वो ईईजी था। तो ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हृदय, हार्ट का। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रो, हृदय के लिए कार्डियो, और ग्राम। प्रश्न क्रमांक 89, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस। ठीक है, डब्ल्यूबीसी होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये यकृत में, बी प्लीहा, सी अस्थि मज्जा, डी हृदय। इसका सही उत्तर विकल्प सी अस्थि मज्जा, जिसे हम कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करना पड़ता है लोगों को। तो बोन मैरो में क्या है, बिन मोरे से आरबीसी बनती है एडल्ट में, वयस्क लोगों में। ठीक है, क्लियर है। और जो बच्चे होते हैं, उनमें कहाँ बनती है? वो बनती है लीवर में। कौन से बच्चे? जो भ्रूण होते हैं, पेट के अंदर बच्चे भ्रूण अवस्था में होते हैं जन्म से पहले, उनकी जो आरबीसी वो कहाँ बनती है? लीवर में, यानी कि यकृत में, और स्प्लीन। स्प्लीन को हिंदी में कहते हैं प्लीहा। ठीक है, इसमें बनती है आरबीसी। तो ये भी आप ध्यान रखें, भ्रूण में अलग स्थान पर बनती हैं और वयस्क में, एडल्ट में अलग। प्रश्न क्रमांक 90 सफेद रक्त कोशिकाओं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ए ऑक्सीजन ले जाना, बी भोजन ले जाना, सी शरीर को संक्रमण बीमारियों से बचाना, डी रक्त का थक्का बनाना। उत्तर है इसका विकल्प सी, शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाना डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। ठीक है, हमारे ब्लड में एक तरीके से ये सिपाही का काम करती हैं। ठीक है, सिपाही का काम करती हैं, सोल्जर्स का काम करती हैं। प्रश्न क्रमांक 91, मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? ए मादा एडिस, बी मादा क्यूलेक्स, सी मादा एनाफिलिस,
डी नर एनाफिलीज। ये उत्तर सभी को पता होगा। जो मलेरिया है वो फैलता है मादा एनाफिलीज के वजह से। ठीक है, सी इसका सही उत्तर है। मादा एनाफिलीज की वजह से फैलता है क्या, मलेरिया। अब और ध्यान रखें, जो मादा एडीज होती है इसकी वजह से जो फैलता है वो है डेंगू, ठीक है, चिकनगुनिया, ठीक है, एक गंभीर बुखार होते हैं, और एक और होता है जीका। ज़्यादातर बच्चों में को प्रभावित करता है ये, ठीक है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और जीका वायरस, ठीक है, जीका वायरस, ये अलग याद कर लें आप, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं आप, ये वायरस है, ठीक है। ये सब मादा एडिस मच्छर से फैलते हैं। और मादा क्यूलेक्स, इससे होता है हाथी पांव रोग, जिसको फाइलेरिया कहते हैं। कई लोगों में आपने देखा होगा उनका एक पैर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है, फाइलेरिया, इसको हाथी पांव कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। और जो नर एनाफिली नर मच्छर होते हैं वो खून नहीं चूसते हैं, ठीक है, फूलों का रस पीते हैं वो। प्रश्न क्रमांक 92, डेंगू सॉरी, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है। ए मादा एनाफिलिस, बी मादा एडिस, सी मादा क्यूलेक्स, डी सैंड फ्लाई। तो मैंने पहले बता दिया था मादा एडिस, ठीक है, एडिस इजिप्टिस का पूरा नाम होता है, उससे फैलता है डेंगू बुखार, चिकनगुनिया बुखार और जीका वायरस। प्रश्न क्रमांक 93, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था। ए हरगोबिंद खुराना, वी वाटसन और क्रिक, सी चार्ल्स डार्विन, डी ग्रेगर मेंडल। तो किसने किया था डबल हेलिक्स मॉडल, वाटसन और क्रिक ने, ठीक है, 20 का सही उत्तर है। कई बार बच्चे डॉक्टर हरगोबिंद खुराना कराते हैं कि हमारी परीक्षा हो रही तो ये इंडियन वैज्ञानिक लग रहा है तो इन्हीं का नाम हो सकता है, गलत है, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने क्या खोज की थी, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। ग्रेगर मेंडल ने क्या दिया था, जो जेनेटिक्स के नियम है, आनुवंशिकी के नियम, वो किसने दिए थे, ग्रेगर मेंडल ने। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 94, आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। ए चार्ल्स डार्विन, बी जेन बैप्टिस्ट लेमार्क, सी ग्रेगर जोहान मेंडल, जो हमने अभी देखा था डीजी मेंडल, टी ह्यूगो डी व्री। सही उत्तर बेकअप सी, ठीक है, मेंडल के नियम दिए थे, मटर के पौधों पर उन्होंने अध्ययन किया था। ये भी ध्यान रखें, किसके पौधों पर, मटर, क्लियर है। ह्यूगो डी व्रीज का नाम याद कर लें, ये भी पूछ रहे, इन्होंने म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था। म्यूटेशन को बोलते हैं हिंदी में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन का सिद्धांत, ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज ने, क्लियर। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने क्या दिया था, लेमार्क का सिद्धांत, जैसे कि हिंदी में कहेंगे जो तो इनहेरिटेड लक्षण होते हैं उसकी जो वंशागति होती है उसको उन्होंने बताया था, ठीक है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति कितनी थी, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क है, यानी कि जिराफ की जो गर्दन लंबी होती है वो वाला सिद्धांत, क्लियर। प्रश्न क्रमांक 95, मानव शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। ए है 22 जोड़े, बी 46 यानी 23 जोड़े, सी है 48 24 जोड़े, डी है 23 अयुग्मित, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 95, तो ध्यान रखें कभी कभार बच्चे गलत कराते हैं, जोड़े का भी ध्यान रखना है। तो मानव में कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। 48 का रेच कुछ और दे नहीं, आपको जोड़े में लगाना है, कितने होते हैं 23 जोड़े, पी इसका सही उत्तर है। और 23 में भी आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से सही उत्तर होगा 22 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स एक्स, ठीक है।
ये होता है पुरुषों में अगर ये वाला मैच है, और 22 प्लस एक्स ए वाला है तो ये फीमेल का है। ठीक है, तो अगर पुरुषों का पूछा जाए 22 प्लस एक्स वाई होता है क्रोमोसोम्स, और महिलाओं में 22 पेयर प्लस एक्स वाई पुरुषों में, महिलाओं में 22 पेयर प्लस एक्स एक्स, ये होता है फीमेल में, ये होता है मेल में। क्लियर? आगे देखें, जो 22 जोड़ी पेयर होते हैं एक से, ठीक है, दोनों में, इसको कहते हैं ऑटोसोम्स। कभी कभार ये प्रश्न में पूछ लेते हैं तो ऑटोसोम क्या होता है। ठीक है, और एक जोड़ा होता है उससे कहते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम अलग से। प्रश्न क्रमांक 96, पादप कोश का भित्ति प्लांट सेल वॉल मुख्य रूप से किसकी बनी हुई होती है? ए काइटिन, बी लिपिड, सी प्रोटीन, डी सेलुलोज। ये किसकी बनी होती है? विकल्प डी सेलुलोज की। डी इसका सही उत्तर है। जो प्लांट सेल वॉल है सेलुलोज की बनी हुई होती है। मैं जितना हो सके जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा कम समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं। प्रश्न क्रमांक 97, दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? ए राइजोबियम, बी लैक्टोबैसिलस, सी ई कोलाई, डी स्ट्रेप्टोकोकस। सही उत्तर विकल्प बी लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस से ही दूध से क्या बनता है? दही। राइजोबियम के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो दाल वाली पौधे होते हैं, दलहनी फसल होती हैं, उनकी जड़ों में रहता है ये। वही क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जो ई कोलाई है, ये कहाँ पाता है? मानव की आंत में, मानव की बड़ी आंत में, मानव की बड़ी आंत है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पर पाया जाता है। ई कोलाई सहजीवी के रूप में काम करता है। स्ट्रेप्टोकोकस जानते हैं पे अलग है। स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी इस नाम का होता है, इसकी वजह से न्यूमोनिया होता है। प्रश्न क्रमांक 98, किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो, फाइट फ्रा और फ्लाइट का हार्मोन कहा जाता है? ठीक है, ए है इंसुलिन, उड़ो यानी कि भागो वाला, बी है थायरोक्सिन, सी है एड्रीनालिन, डी है ऑक्सीटोसिन। तो एड्रीनालिन या एड्रीनलिन जो हार्मोन है वही करता है लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स का काम। ठीक है, एक और प्रश्न अगर पूछा जाए कि लव हार्मोन या बर्थ हार्मोन कैसे कहते हैं, तो वो है ऑक्सीटोसिन, लव हार्मोन। ठीक है, और बर्थ हार्मोन माता का स्नेह बच्चों के प्रति होता है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसी की वजह से होता है। ठीक है, बच्चे से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, बच्चे माँ से करते हैं। ठीक, और बर्थ हार्मोन, बर्थ किस में भी इसी हार्मोन्स की रिलीज की वजह से जो वजाइना है उसका मार्ग चौड़ा होता है और डिलीवरी अच्छी से हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 99, प्रश्न क्रमांक 99, कवक फंजाई के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा में रखा जाता है? ए है फाइकोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी बैक्टीरियोलॉजी, डी वायरोलॉजी। तो जो कवक का अध्ययन किया जाता है वो रखा जाता है माइकोलॉजी में। फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? शैवालों का। जो शैवाल होते हैं हमारे एल्गी होते हैं, शैवाल जिसको एल्गी या एल्गी भी कहते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। वायरोलॉजी में करते हैं वायरस का अध्ययन। आखिरी प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए ओजोन परत का संरक्षण, बी वनों की कटाई रोकना, सी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, डी समुद्री प्रदूषण को रोकना। सही उत्तर है विकल्प सी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। अब आपको ये बताना है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो कहाँ हुआ था? ठीक है, कब हुआ था, नहीं किस शहर में हुआ था, किस देश में हुआ था, ये आपको बताना है कमेंट पे। ठीक है, थैंक यू।